दोस्तों, आज का दिन देश के उन महान वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी ताकि हम आज़ाद भारत में सांस ले सकें। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और ये दिन खास तौर पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है। आइए उनके बलिदान को याद करें और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। इसी के साथ आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 और 26 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें घरेलू और ग्लोबल चुनौतियों का हल निकालने के लिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की झलक मिलेगी। देखना ये होगा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर क्या बड़े फैसले करती है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा अब तेजी से औद्योगिक विकास का एक बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है, जिसकी शायद ही किसी ने पहले कल्पना की हो। उन्होंने बताया कि ओडिशा अब नई उम्मीदों और अवसरों की जमीन बन चुका है। यहां आने वाले निवेशक और उद्योगपति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2024 में करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,80,000 लोगों की जान चली गई। उन्होंने ये आंकड़े दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान साझा किए। गडकरी जी ने बताया कि सबसे दुखद बात ये है कि इनमें से 66% मौतें 18 से 34 साल के युवाओं की हुई है। सोचने वाली बात है कि ये हादसे कैसे कम किए जाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जो राज्य सरकार का एक बड़ा निवेश सम्मेलन है। इसका उद्देश्य ओडिशा को एक प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पूर्वी भारत, खासकर ओडिशा, देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और आगे भी इसमें बड़ी प्रगति होने वाली है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अब दिल्ली की राजनीति यमुना के जहरीले पानी को लेकर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर पलटवार किया है। अब ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ इसरो ने सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे सुबह 6:23 GSLV-515 रॉकेट से भेजा गया। खास बात यह है कि ये इसरो की श्रीहरिकोटा से 100वां लॉन्च है, जो इसे और भी ऐतिहासिक बना देता है। वहीं आपको बता दें कि सिक्किम के सोरेंग जिले में एक बड़ी खबर आई है। वहां देश का पहला जैविक मछली पालन केंद्र शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। अब इस सेंटर में मछलियों की परवरिश पूरी तरह नेचुरल तरीके से होगी। कोई केमिकल, कोई एंटीबायोटिक्स या फिर पेस्टिसाइड्स नहीं। मतलब जो मछलियां यहाँ तैयार होंगी वो हेल्दी भी होंगी और नेचुरल भी। ये पहल न सिर्फ हेल्दी फूड को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी साबित होगी। साथ ही चुनावी माहौल गरमाने लगा है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। दरअसल केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में हरियाणा सरकार पर यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने शिकायत कर दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे रात 8 बजे तक सबूत देने को कहा है। अब देखना होगा कि केजरीवाल इस पर क्या जवाब देते हैं। वहीं ये साइबर ठगी का एक और खतरनाक मामला सामने आया है। नगर के एक युवक के मोबाइल को ठगों ने एक लिंक भेजकर हैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने उसकी महिला रिश्तेदार के फोटो को एडिट का न्यूड बना दिया और उसे भेजकर 50,000 रुपए की मांग करने लगे। ये मामला वाकई चौंकाने वाला है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं 4 मंजिला मकान गिरने के 2 दिन बाद मलबे से एक परिवार के 4 लोग सही सलामत बाहर निकले। पति पत्नी और उनके 2 बच्चों को बचाव दल ने रात 3 बजे सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर और एक लैटर के बीच बने स्पेस में रहकर उन्होंने किसी तरह 2 दिन गुजार लिए। फिलहाल सभी को अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया है और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। साथ ही भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये देश की सबसे अमीर पार्टी भी है। 31 मार्च 2024 तक भाजपा के पास 7,113.80 करोड़ रुपए की नकदी और बैंक जमा थी, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए। ये आंकड़े चुनाव आयोग को दिए गए रिकॉर्ड से सामने आए हैं, यानी पैसा और पावर दोनों में भाजपा काफी आगे दिख रही है।
अब सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है दोस्तों। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों की सीखने की क्षमता पहले से काफी बेहतर हो गई है। तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ने की क्षमता अब 27.1% तक पहुंच गई है, जो पहले के मुकाबले काफी अच्छा सुधार है। यानी अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। संसद के बजट अधिवेशन से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। बजट अधिवेशन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 और 26 के लिए केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। तो अगले कुछ दिन राजनीति और वित्त के बड़े फैसलों से भरे होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने एकजुटता दिखाते हुए एक शानदार परेड में हिस्सा लिया। ओलंपिक खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेल मशाल तेजस्विनी सौंपी, जो 13 जिलों से होकर 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। ये एक ऐतिहासिक पल था दोस्तों, और खेलों का जोश अब और बढ़ने वाला है। साथ ही इसरो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में अपना 100वां प्रक्षेपण करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट उड़ान भरेगा। ये NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाएगा। ये लॉन्च इसरो के लिए एक ऐतिहासिक पल है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी सफलता का प्रतीक है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो केंद्रीय फंड है उसमें पिछले 10 सालों में 185% की भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जहां ये फंड 18,000 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 33,433 करोड़ रुपए हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, जो देश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को एक नया नोटिस भेजा है। ये नोटिस भाजपा और कांग्रेस की शिकायत पर जारी किया गया। दरअसल केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि वो यमुना नदी को जहरीला बना रही है। अब आयोग ने केजरीवाल से कहा है कि वो आज रात 8 बजे तक इस आरोप का पुख्ता सबूत पेश करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान यातायात के लिए कुछ बदलाव किए हैं। विजय चौक को सुबह 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। रायसीना रोड और कृषि भवन गोल चक्कर के पास से विजय चौक की तरफ जाने वाली सड़कों पर यातायात पर पाबंदी होगी। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कुछ और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार ने बताया कि पहले से तय की गई विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे कुल संख्या 190 हो जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा। आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 20 जनवरी को सेशंस कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था और उसे उम्र भर की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था। वहीं दोस्तों, भारत ने कनाडा के उस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि कुछ विदेशी सरकारें कनाडा के चुनावों में दखल दे रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि असलियत ये है कि कनाडा खुद लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन स्तर में अपने भाषण में भारत और मध्य पूर्व के बढ़ते रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में इस साझेदारी का और भी अधिक महत्व है। वहीं केंद्रीय स्टील मंत्री HD कुमार स्वामी ने बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने स्टील प्लांट्स के आधुनिकीकरण और विस्तार पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट की 74 लाख टन की क्षमता बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड दौरे के दौरान उन्होंने ये लक्ष्य रखा था, उन्होंने ये गोल रखा कि 2030 तक देश में 30 करोड़ टन स्टील उत्पादन किया जाएगा। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रात और सुबह के समय घना कोहरा हो सकता है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के तटीय इलाकों और बिहार के कुछ स्थानों पर भी कोहरा देखने को मिल सकता है।
वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करना चाहता है तो इसके लिए कानूनी रास्ता है, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कीव इस बातचीत में शामिल होने की इच्छा रखता है। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2024 में करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,80,000 लोगों की जान चली गई। उन्होंने ये आंकड़े दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान साझा किए। गडकरी जी ने बताया कि सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से 66% मौतें 18 से 34 साल के युवाओं की हुई। सोचने वाली बात है कि ये हादसे कैसे कम किए जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। ये बजट स्तर की शुरुआत होगी। संसद ने यह बताया है कि बजट स्तर 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और इसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को खत्म होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में जनता मैदान में व्यापार शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन हुआ। ये सम्मेलन 2 दिन चलेगा और इसमें लगभग 7500 कारोबारी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी अब भुवनेश्वर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी अमीरात की यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश से मिले। उन्होंने एक्स पर एक अपडेट साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस बैठक में बहुत अच्छा लगा और इस दौरान दोनों ने अपनी विशेष साझेदारी और इसके आगे की प्रगति पर चर्चा की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और साथ ही ये भी कहा गया है कि भाजपा भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है। चुनाव आयोग को जो भी आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक भाजपा के पास 7,113.80 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और बैंक बैलेंस है। वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा के पास कांग्रेस से करीब 8 गुना ज्यादा पैसा है। साथ ही केंद्र सरकार के तहत आने वाले देश के 12 बड़े पोर्ट्स ने दिसंबर में 72.2 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। ये पिछले साल के मुकाबले 3.22% ज्यादा है। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मुताबिक गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट ने सबसे ज्यादा 13.03 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है। बता दें दोस्तों आपको कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन अब 64वें दिन में पहुंच गया है। मंगलवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार किसानों की सांझी मांग यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी पूरी नहीं कर देती। डल्लेवाल ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। साथ ही आगरा के वायुसेना स्टेशन को एक और मालवाहक विमान C-295 मिल गया है। ये विमान 12वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा है और जैसे ही ये विमान आगरा पहुंचा रनवे पर वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। वायुसेना स्टेशन आगरा में पहले से ही कई मालवाहक विमान मौजूद है जैसे N-32 और C-130J। साथ ही बता दें कि भारत ने कनाडा की उस रिपोर्ट का खंडन किया है दोस्तों जिसमें भारत पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि असल में कनाडा हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। ऐसे हस्तक्षेपों के कारण ही कनाडा में अवैध प्रवासन और भारत के खिलाफ संगठित अपराध बढ़े हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनावों का प्रचार अब तेजी से बढ़ रहा है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के दिन के करीब आते ही सभी प्रमुख पार्टियों के नेता अपनी पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता रैलियों, रोड शो और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाहदरा विधानसभा के करतार नगर में रैली कर सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शाम बदली और तिमारपुर में जनसभाएं करेंगे। इसी के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले अमृतसर जा रहे हैं। वे 26 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हुए नुकसान का निरीक्षण करेंगे। इस घटना के बाद कई संगठनों ने पंजाब में बंद का आह्वान किया था कल को और भाजपा नेताओं के साथ साथ कई मंडी समितियों ने भी इस बंद का समर्थन किया था। बता दें कि सिक्किम के सोरेंग जिले में हाल ही में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, जो कि देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की। यहाँ पर किसी भी तरह के हानिकारक रसायन या फिर एंटीबायोटिक या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यहाँ मत्स्य पालन स्वच्छ और स्वस्थ परिस्थितिकी के अनुसार किया जाएगा।
साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 9 के रास्ते फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए अब छिजारसी के पास सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है। साथ ही बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जमकर आलोचना की है। उनका कहना है कि ये कदम बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अनडेमोक्रेटिक और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ पर संसद की संयुक्त समिति की कार्रवाइयों की भी निंदा की और कहा कि जेपीसी ने लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। बता दें कि ये साइबर ठगी का एक और खतरनाक मामला सामने आया है दोस्तों। नगर के एक युवक के मोबाइल को ठगों ने एक लिंक भेजकर हैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने उसकी महिला रिश्तेदार के फोटो को एडिट कर म्यूट बना दिया और फिर उसे भेजकर 50,000 रुपए की मांग करने लगे। ये मामला दोस्तों वाकई चौंकाने वाला है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।